हेलो दोस्तों, मैं बहुत खुशी के साथ आप लोगों को सूचित कर रहा हूं कि मैं इंडियन एविडेंस एक्ट का पूरा सेक्शन मीन्स सेक्शन 1 से लेकर के 167 तक कवर किया है, जो कि समाप्त हो गया है। और इससे पहले मैं इंडियन पेनल कोड का भी पूरा सेक्शन कवर किया है, जो कि सेक्शन 1 से लेकर के 511 तक, और वो भी मैं समाप्त कर दिया हूँ। अब आज से शुरुआत कर रहे हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो आप लोग का कोऑपरेशन रहेगा, आप लोग का सहयोग रहेगा, तो मैं इसको भी पूरा फिनिश कर दूंगा, एक एक सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन कवर करते हुए। विश्व में कोई भी आप यूट्यूब देख लें, प्रत्येक सेक्शन को कवर करके पूरा किताब नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने प्रत्येक सेक्शन को कवर करके इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंडियन पेनल कोड का और उस पूरे किताब को खत्म किया है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। एक्ट नंबर 2 का क्या मतलब हुआ कि 1974 में जितने भी एक्ट बनाए गए, ये दूसरा एक्ट था। और यह मीन्स बिल पास कब हुआ, या आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति भी कब साइन किया, तो 1973 में कर सकता है, और 1973 में कर दिया। लेकिन गजेटेड नोटिफिकेशन कब निकला, उसी समय से लागू होता है। तो यह निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि गजेटेड नोटिफिकेशन हर एक हाल में 1974 में ही निकला, तब वह लागू हुआ। तो 25 जनवरी 1974 से यह एक्ट लागू हुआ है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर लॉ है, और एग्जॉस्टिव है कि नहीं, तो हाँ, यह एक एग्जॉस्टिव लॉ है। एग्जॉस्टिव लॉ क्या होता है दोस्तों? एग्जॉस्टिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें कि वो अपने आप में संपूर्ण हो, उसको किसी और दूसरे किताब से, किसी और दूसरे लॉ बुक से मीन्स हेल्प की जरूरत या सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। और प्रोसीजर क्या होता है? वो जो कि एक प्रोसीजर बताता है किसी चीज का। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? जिससे कि किसी व्यक्ति का राइट या किसी व्यक्ति का सम लायबिलिटी क्रिएट होता है। जैसे इंडियन पेनल कोड से किसी का राइट क्रिएट होता है, किसी को कोई अपराध किया तो उसको जेल की सजा होगी, फाइन होगा, तो किसी का लायबिलिटी बता रहा है, तो वो हो जाएगा सब्सटेंटिव लॉ। अब ये कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट। अब 1973 से पहले छोटे छोटे बहुत सारा देश थे, मीन्स स्वायत्त प्रदेश थे, रियासतें थे जो इंडिपेंडेंट थे। हालांकि ब्रिटेन उनको अपने अधीन रखता था किसी न किसी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद ब्रिटिश के भी मीन्स कई अलग अलग, जैसे पुर्तगाल था, गोवा था, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, सब अलग अलग थे, जम्मू कश्मीर थे। तो उस सभी को क्या किया गया कि अलग अलग थे सभी राज्य में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मतलब अपराध हुआ आईपीसी के तहत तो उनका ट्रायल कैसे होगा, उनको सजा कैसे मिलेगा, अलग अलग रूल थे। तो सबको इकट्ठा किया गया, तो वो हो गया एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब अमेंड करना पड़ेगा। अब मान लो कि दिल्ली का कुछ है, और जूनागढ़ के कुछ है, हैदराबाद के कुछ है, पुर्तगाल का कुछ है, तब उसको अमेंड करना पड़ेगा ना। तो सबको इकट्ठा किया गया पहले, फिर उसको अमेंड कर दिया गया, और अमेंड करके सबको सिर्फ एक ही बुक में कोडिफाई किया गया, जो है मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। अभी कह रहा है कि 24th ईयर मतलब रिपब्लिक कब हुआ? 26 जनवरी 1950 प्लस 24 जोड़ लो तो 1974 हो गया ना। कब 25 जनवरी 1974 को यह इनेक्टेड हुआ है ना। 26 जनवरी आ गया, तो मतलब 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक, तो 24th ईयर हो गया, एक दिन पहले ही पुरता है साल, तो ये हो गया 20 मीन्स इसमें आप 24 जो दो 26 जनवरी 1950 में, तो होता है 26 जनवरी 1974, तो एक दिन पहले ही वो पूरा 25 जनवरी। अब उसके बाद चलो कि
इसका चैप्टर 1 अब देखते हैं, जो कि प्रिलिमिनरी है। कहता है शॉर्ट टाइटल, द दिस एक्ट में बी कॉल्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एक्ट के क्या कहलाएगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 कहलाए। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया इंक्लूडिंग, अब इसको काटो, इंक्लूडिंग करो, इंक्लूडिंग क्या है, इसको काट दो, इंक्लूडिंग, यह है अब, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से, है ना, 31 और 10 और 19, ये 0 है, 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। उसके बाद चलिए कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन दो रिलेटिंग टू चैप्टर, है ना, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, है ना, ये पूरे इंडिया में लागू है ना। चैप्टर 10, चैप्टर 8, 8, 10 और 11 पूरे इंडिया में लागू है। और लेकिन चैप्टर 8, 10 और 9 पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन सीआरपीसी जो है पूरे इंडिया में लागू नहीं है, क्योंकि जो ट्राइबल है उनका अलग प्रथा होता है। तो ट्राइबल एरिया में एक शब्द में, एक सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि लागू नहीं है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, यहाँ तो लिखा है कि स्टेट ऑफ नागालैंड में लागू नहीं है। तो नागालैंड पूरा स्टेट ही ट्राइबल एरिया है। उसके बाद जहाँ जहाँ ट्राइबल एरिया है, जिसको कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। तो वहाँ वहाँ यह लागू नहीं है। But the concerned state may, by notification, apply such provision, है ना, और any of them means, ये जो मीन्स कोई भी चैप्टर है तो कोई चैप्टर लागू कर सकता है, या सब पूरे ही सीआरपी से लागू कर सकता है। एनी ऑफ देम होल और पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड में भी लागू कर सकता है, और ट्राइबल एरिया में भी लागू कर सकता है। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लागू कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है कि नागालैंड में मैं लागू नहीं कर रहा हूँ और ट्राइबल एरिया में मैं लागू नहीं कर रहा हूँ। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वह सेंट्रल मीन्स कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर लॉ बना सकती है। जब कंकरेंट लिस्ट की बात आती है तो दोनों के सहमति से है, और जब झगड़ा होगा दोनों में आपस में कि नहीं मैं इसको लागू करूंगा, मैं इसको लागू होने नहीं दूंगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो प्रिवेल करेगा। लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट अपने स्टेट में सिर्फ वो जो लॉ बनाता है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। मतलब यह इनेक्ट हुआ, है ना, बनकर के तैयार हो गया 25 जनवरी 1974 को, लेकिन लागू किया गया उसके कितना मीन्स 3 महीने बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना हो गया, तो 1 तारीख से तो लागू ही हो गया। तो 3 महीने बाद 1 अप्रैल 1974 से इसको लागू किया गया। अब चलते हैं दूसरा, ये डिफिनीशन सेक्शन है। दूसरा क्या है? इसको लीगल डिक्शनरी भी आप कर सकते हैं या डिफिनीशन सेक्शन बोलिए। यहाँ तो डिफिनीशन लिखा है। तो बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस क्या है? तो जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है सीआरपीसी का, जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जिस ऑफेंस के बारे में बताया गया कि बेलेबल है, वो बेलेबल ऑफेंस है। या किसी और लॉ में बताया गया है तो भी बेलेबल है, और जो वहाँ नॉन बेलेबल बताया गया है तो वो नॉन बेलेबल है, या जो बेलेबल बताया गया बेलेबल है, बाकी सब नॉन बेलेबल है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि द मीन्स बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल, है ना, मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ। जैसे
पॉक्सो में लिख दिया, SC/ST एक्ट में लिख दिया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में लिख दिया, एंटी करप्शन एक्ट में लिख दिया कि भाई ये बेलेबल होगा, ये नॉन बेलेबल होगा, तो वहां पर वो स्पेशल प्रोविजन उस पर लागू होगा। जैसे आर्म्स एक्ट में लिख दिया या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में लिख दिया, तो वहां पर कि अवेलेबल है तो अवेलेबल होगा, नॉन अवेलेबल है तो नॉन अवेलेबल होगा। उसके बाद है चार्ज। चार्ज क्या है? तो चार्ज शीट वो मीन्स पुलिस जो आईओ है वो रेज करता है। उसमें क्या लिखता है कि चोरी है ना, कहता है चोरी या डकैती या जो आप अपराध है, मारपीट, और उसका सेक्शन लिख करके वो चार्ज फ्रेम करता है। मीन्स और अधिक पेज में होता है, लेकिन उसका हेडिंग डालता है वो, हेड ऑफ चार्ज, हेडिंग ऑफ चार्ज, मतलब जो अपराध किए आप उसका नाम डालता है, तो वो हो गया चार्ज, है ना। ठीक है। उसके बाद चार्ज मीन्स हेड ऑफ चार्ज, मतलब हेडिंग ऑफ द चार्ज। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो वो ऑफेंस कि जिसके होने पर, वो ऑफेंस जिसके घटित होने पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है पुलिस ऑफिसर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जिसके घटित होने पर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। कंप्लेंट क्या है? तो आप यदि थाने में शिकायत करते हो किसी अपराध के लेकर कर कि और विद द मोटिव टू टेक एक्शन, विद द मीन्स विश टू टेक एक्शन बाय पुलिस, तो उसको FIR कहते हैं। थाने में आप कोई शिकायत करो या लिख के दो तो उसको FIR कहते हैं। और सेम बात यदि कोर्ट में भी डायरेक्ट हो, क्योंकि ट्रायल तो कोर्ट में ही होना है। थाना के क्या पावर है कि 24 घंटा आपको जेल में रख सकता है, अपने यहाँ कस्टडी में रख सकता है, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आप उसको जज के पास देना, तो जज अपने जेल में रखता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिमांड। उसके बाद आपको यह इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस को है, जांच करके देगी, क्योंकि जज साहब तो फील्ड में आएंगे नहीं, जबकि कुछ न कभी ये बात भी चेंज होगा, जज साहब अब फील्ड में आएंगे और वो भी वही इन्वेस्टिगेट भी करेंगे और उसको इसको वही ट्रायल भी करेंगे, तो वो सच्चाई होगा। क्योंकि पुलिस ऑफिसर लॉ की जानकारी उनको ज़्यादा नहीं होती है और पैसे खा करके केस के जैसे तैसे कर देते हैं, जो सच को झूठ साबित कर देते हैं, झूठ को सच साबित कर देते हैं। तो आप जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को बनाएंगे, मतलब हाईएस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रहेगा ऑफिसर सबसे ऊंचे पोस्ट पर, तो या तो CGM रहेगा या CGM 1 रहेगा। तो उसको जो भी आप कंप्लेंट करते हैं, या तो रिटर्न या ओरल, यहाँ बोल रहा है ओरल में तो होता नहीं है, प्रैक्टिकली आप कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, जैसे मैं भी जाता हूँ, तो देखते हैं कि रिटर्न ही होता है। उसमें वकालतनामा भरो, एफिडेविट लगाओ, रिटर्न कौन कौन सा धारा है वो सब लगाओ, उसमें स्टैंप लगाओ, और तब जा कर के उसको पहले होगा ट्रायल पे रखा जाएगा, फिर ऐसे पे होगा, फिर इंक्वायरी पे होगा, फिर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर विटनेस पे आएगा, फिर जा कर के उसका डिसाइड होगा। और मीन्स एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली, तो ओरली तो वहाँ होता नहीं भाई, यहाँ दे दिया है तो क्या किया जाए, ओरली नहीं चलता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आपको मेड इन राइटिंग करना है ना, टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को लिख कर देंगे, तब भी आप नहीं लिख के दे सकते, क्योंकि उसमें बोलेगा कि कोर्ट पे काम में फाइल ही नहीं करूँगा। हाँ, फाइलिंग सेक्शन है, पता है, बोलेगा फाइल नहीं करूँगा, क्योंकि कोर्ट फी कहाँ है, आपका एफिडेविट कहाँ है, वकालतनामा कहाँ है, आपका धारा कौन सा है, किसके प्रति अपराध किया है, प्रॉपर आप लिखिए, इसका ब्रीफ फैक्ट कहाँ है, तो कौन कौन से सेक्शन में अपराध हुआ है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ओरली नहीं है, और रिटर्न में भी आप नहीं दे सकते, एलिगेशन आप रिटर्न में नहीं दे सकते, आपको कोई एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, वो लिख के देगा,
और उसमें आपका साइन भी लेगा, वो भी साइन करेगा, तो उसी को कंप्लेंट कहते हैं। लेकिन एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और रिटन टू ए मजिस्ट्रेट विथ ए व्यू, ये वाला जरूर लिखना है, विथ ए व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन, हिज हटा भी सकते हैं, विथ ए व्यू टू टेक एक्शन भी लिख सकते हैं अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन दोनों के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हैज कमिटेड ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट हो जाएगा तो 154 सीआरपीसी में आगे हम पढ़ेंगे, सीआरपीसी शुरू कर दिए हैं तो इसमें है एफआईआर के बारे में। ए रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, है ना, विच डिस्क्लोजेज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। non-cognizable कोई offense हुआ और पुलिस को लग रहा है कि ऐसा बार बार होगा तो एक्शन लेना जरूरी है, तो वो पुलिस क्या करेगा, जज को एनसीआर बनाएगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ना तो अरेस्ट करेगा ना तो इन्वेस्टिगेट करेगा, ना तो किसी अक्यूज को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से आईओ को या पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार है, न उसको केस को जांच भी नहीं करने का अधिकार है। वो सिर्फ लिख करके रिपोर्ट बना के ऐसा ऐसा घटना इतना तारीख को व्यक्ति द्वारा किया गया है, यह व्यक्ति विक्टिम है और इन्होंने आकर के पुलिस में ऐसा कंप्लेन किया है, तो आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाए। तो द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complaint। तो ये कंप्लेंट ही कहा जाएगा कि ये कंप्लेंट हुआ है, और पुलिस ऑफिसर या जो भी है जो इसने लिख करके दिया है जज को, मजिस्ट्रेट को, सीजीएम को या ये सीजीएम 1 को, वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। अब हाई कोर्ट मतलब क्या, अरे हाई कोर्ट का मीनिंग क्या है भाई, तो हाईएस्ट कोर्ट है ना फॉर द स्टेट, वो हाई कोर्ट है, रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। अच्छा, किसी स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, किसी में 2 भी होता है, जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर है, भोपाल है, यहाँ एक बेंच होता है, मेन तो एक होता है और दूसरा बेंच होता है। और जैसे जोधपुर में मेन जोधपुर में है और बेंच उसका मीन्स उसका राजधानी जयपुर में भी है, और लखनऊ में बेंच है, मेन हाई कोर्ट है इलाहाबाद में है। तो इस तरह से कहीं कहीं 2 भी हाई कोर्ट है, नागपुर बेंच है और मेन हाई कोर्ट मुंबई में है, मदुरई में बेंच है और मेन हाई कोर्ट चेन्नई में है। तो इस तरह से बेंच होता है और मेन हाई कोर्ट तो एक ही जगह होता है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, है ना, रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू भी जुडिक्शन। यूनियन टेरिटरी का कोई हाई कोर्ट आप बोलेंगे तो यूनियन टेरिटरी को कहीं अटैच कर दिया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ, सॉरी, अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ थे, कलकत्ता में अटैच कर दिया, कलकत्ता हाई कोर्ट उसका हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ का कहाँ, तो चंडीगढ़ ही है, दिल्ली का कहाँ, तो दिल्ली ही है, ठीक है, इस तरह से। और पुडुचेरी जो ये है पौंडीचेरी, उसका कहाँ है, तो पौंडीचेरी का ये है मद्रास हाई कोर्ट। और इसके लक्षद्वीप का कहाँ है, तो केरल हाई कोर्ट है जो कि एर्नाकुलम में है। और यूनियन टेरिटरी का मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील बोल दिया तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो क्या है, हाई कोर्ट है। इंडिया मीन्स टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। अब इसका अलग ही परिभाषा, जहाँ सीआरपीसी लागू होता है वो इंडिया है, लेकिन जनरल भाषा में इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019। अब इंक्वायरी क्या है, तो इंक्वायरी मीन्स अदर देन ट्रायल, ठीक है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ट्रायल में भी क्या होता है, इंक्वायरी होता है, तो एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड बाय अंडर दिस कोड, है ना, किसके द्वारा, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट इज नोन एज इंक्वायरी।
और इंक्वायरी में यदि ट्रायल हो रहा है तो वो ट्रायल कहलाएगा। दो ही चीज जज करेगा, या तो इंक्वायरी करेगा, ट्रायल करेगा। ट्रायल नहीं कर रहा तो जो भी प्रोसीडिंग क्रिमिनल हो रहा वो इंक्वायरी है, जो भी सिविल सूट में प्रोसीडिंग हो रहा वो भी इंक्वायरी है। यदि ट्रायल कर रहा तो इंक्वायरी नहीं कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन। Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. तो इन्वेस्टिगेशन क्या है कि ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो भी प्रोसीडिंग किया जाता है वह इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन उसको कंडक्ट पुलिस करेगा, जज नहीं करेगा, पुलिस करेगा। यदि जज करने लग जाए तो उसको फिर इंक्वायरी कहेंगे। अरे ट्रायल के अलावे जो कुछ भी जज करता है केस में वो इंक्वायरी कहलाएगा। और मीन्स पुलिस जो भी करता है केस में वो इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। तो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, या बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट who is authorized by magistrate in this behalf। अब कोई मजिस्ट्रेट पे पुलिस अफसर पे किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो उसके बदले दूसरा आईओ को अपॉइंट करेगा मजिस्ट्रेट, तो वो भी कहलाएगा। और जो करेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस प्रोसीडिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए जो भी कंडक्ट करेगा इस केस में वो उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। या आरोप है तो एसपी भी कभी कभी चेंज कर देता है, तो एसपी चेंज किया और उसके बाद जो नया आया वो भी कुछ करेगा तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन ही कहेंगे। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज या एविडेंस में बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच, है ना, एविडेंस में बी लीगली टेकन ऑथ। वह बोलता है वह प्रोसीडिंग जिसमें कि एविडेंस ओथ पे लिया जाता है तो वह जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि लोकल जुरिडिक्शन। लोकल जुरिडिक्शन क्या होता है? जैसे आपका जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट का कितना है तो लोकल उसका कुछ एरिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन लोकल नहीं होता, उसका जुरिडिक्शन पूरे इंडिया में होता है। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन लोकल नहीं होता, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरे स्टेट में होता है। लेकिन कोई मजिस्ट्रेट का कुछ थाना दे दिया जाता है कि इतना थाना के केस आएगा तो आपके पास ही जाएगा। उसी तरह से मीन्स किसी डिस्ट्रिक्ट जज को क्या होता है? जुरिडिक्शन एक डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलर होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन क्या होता है? एक प्रखंड का होता है। तो लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट, है ना। लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया विद इन विच the court or magistrate may exercise all or any of its power under this code। तो लोकल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू ए कोर्ट और मजिस्ट्रेट का मीनिंग होता है कि लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज हिज पावर, तो वो उसका लोकल जुरिडिक्शन कहलाता है। Such local area may comprise whole state or any part of a state or state government may by notification specify। किसी भी कोर्ट का जुरिडिक्शन कौन स्पेसिफाई करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया है कि जिस किसी भी सिटी का या टाउन का पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो गया हो, प्लस स्टेट गवर्नमेंट उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर कर दिया हो, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया, है ना। यही सेक्शन 8 में भी लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ तो कुछ और के अंडर सेक्शन 8। अब 8 में देख नहीं रहा हूँ
तो उसको मैं बता देता हूँ सेक्शन 8 में क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया वह एरिया है, ये वह टाउन होता है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, प्लस मीन्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर दैट टाउन एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब नेक्स्ट चलिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो वह ऑफेंस जिसमें कि पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट, ए पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। नॉन कॉग्निजेबल केस क्या है? तो वह केस जिसमें पुलिस ऑफिसर है नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो वो भी नॉन कॉग्निजेबल केस हो गया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो वो ऑफेंस जिसमें पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। उसके बाद नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? ए नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। नोटिफिकेशन का मीनिंग है कि नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, ठीक है। तो वही नोटिफिकेशन कहलाता है, जो जिला का ऑफिशियल डीएम का ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन निकलता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालता है। तो नोटिफिकेशन का वही मतलब है, कोई स्टेट पीसीएस निकालता है या कोई भी बोर्ड होता है जो एग्जाम लेता है वो निकालता है। अच्छा, अब ऑफेंस का मीनिंग क्या है? ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, include any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act। तो यहाँ ऑफेंस का मीनिंग बोला है, तो ऑफेंस का मीनिंग है कि एनी एक्ट जो पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, है ना, पनिशेबल बाय लॉ हो वो एक्ट ऑफेंस कहलाता है। या एनी ओमिशन, जानबूझ के कुछ ऐसा काम छोड़ दिया कि दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे का हत्या हो जाए, तो वो मिशन कहलाएगा। जैसे आप तीर तान के बैठे लेकिन उसको छोड़ना ही है, यदि छोड़ेंगे तो दूसरे के सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, तो आपने छोड़ दिया तो वो मिशन कहलाएगा। और तीर उसमें लगा वो मर गया तो वो उसकी हत्या कहलाएगी फिर, क्योंकि ओमिशन द्वारा अपराध हुआ है। तो एनी ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ, है ना, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, कि उस ऑफेंसर पनिश होता है। बाद में मान लो हट भी गया तब भी वो ऑफेंस कहलाएगा कि ऑफेंस उसने किया, बाद में ऑफेंस वो नहीं है तब भी वो ऑफेंस कहलाएगा, क्योंकि जिस समय लागू था उस समय उसने ऑफेंस किया। मान लो कि अभी ऑफेंस नहीं है और बाद में वो लागू हो गया तो ऑफेंस तब भी वो नहीं रहेगा, क्योंकि कानून भी इन्फोर्स होना चाहिए। कानून बताएगा कि क्या ऑफेंस है क्या नहीं ऑफेंस है, तो कानून लागू रहेगा, उसी समय ये चलेगा। उसके बाद है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन तो कौन होता है? तो जो हाईएस्ट सीनियर मोस्ट जो दरोगा होता है या इंस्पेक्टर भी कभी कभी होता है, उसी को ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन का बनाया जाता है। यदि वो छुट्टी पे है या टीडी पे है, डिप्यूटेशन पे है, किसी वजह से एब्सेंट है, तो नेक्स्ट इन द रैंक, तो नेक्स्ट मतलब हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर जो है एबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, लेकिन, है ना, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, कोई भी पुलिस ऑफिसर नेक्स्ट नॉर्मली दरोगा होता है वही एसएचओ कहलाएगा। यहाँ देखा है कि वह कांस्टेबल से ऊपर मतलब क्या होता है? हवलदार होता है। तो हवलदार या उससे ऊपर का कोई अधिकारी को भी एसएचओ पुलिस का ऑफिसर इंचार्ज कुछ समय के लिए बनाया जाता है ना, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डिजायर और एनी पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, यदि डिजायर करेगा तो। नेक्स्ट है प्लेस, जगह। इंक्लूडिंग प्लेस मीन्स हाउस को भी प्लेस बोलेंगे, बिल्डिंग को भी प्लेस बोलेंगे, टेंट को भी प्लेस बोलेंगे,
व्हीकल को भी प्लेस बोलेंगे और नाव को भी प्लेस बोलेंगे। नाव क्या है? प्लेस है। प्लेस मीन्स जगह। व्हीकल में है प्लेस। इज देयर एनी प्लेस इन द व्हीकल? इज देयर एनी प्लेस इन योर शिप टाइटैनिक? इज देयर एनी प्लेस इन योर टेंट? इज देयर एनी प्लेस इन योर बिल्डिंग? तो ये सभी प्लेसिंग कहलाएगा। प्लीडर एडवोकेट क्या आता है? जो एडवोकेट है, जो वकालतन एडवोकेट है, वकालतनामा फाइल करके किसी केस का प्रोसीडिंग चलाता है, वो एडवोकेट कहलाता है ना? जो ऑथराइज हो, है ना, टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट when used with reference to any proceeding in any court, it means a person, कोई भी व्यक्ति, authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court, कि such court में practice करने के लिए authorized हो, and include any other person appointed with permission of the court to act in such proceeding, है ना? तो क्या कहलाता? एडवोकेट कहलाता है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स ए रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 173(2) में वो क्या करता है? रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है। पुलिस रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपना जो देता है, तो वो मजिस्ट्रेट को सेक्शन 173(2) मीन्स सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड करता है। कौन? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या आईओ। किसको? मजिस्ट्रेट को देता है। वो जिस कोर्ट में केस चला उसको देगा, नहीं तो सीडीएम को देगा, नहीं तो थाना अलॉट हो गया तो डायरेक्टली उस मजिस्ट्रेट को देगा। थाना अलॉट हुआ तो थाना को लेटर जाएगा तो डायरेक्टली उस मजिस्ट्रेट को देगा। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट, है ना, और पहले डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट ए पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन कहलाएगा, पुलिस स्टेशन कहलाएगा। इंक्लूडिंग एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। प्रिस्क्राइब्ड मतलब वर्णित, मतलब प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल या मेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द्वारा जो प्रिस्क्राइब है उसी को प्रिस्क्राइब्ड बोलेंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंट करता है। जो कोई एफआईआर द्वारा केस होता है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है, क्योंकि एफआईआर द्वारा केस होता है वो सरकार के विरुद्ध अपराध हुआ ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको सरकारी क्या वकील मिल जाता है। लेकिन वो करता क्या है? तो करता है वो SEW, एस मतलब स्लीप, ई मतलब ईट और डब्ल्यू मतलब वेट फॉर पेमेंट, यही काम करता है और कुछ नहीं करता। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेंट है वो अपना वकील रहता है तभी वो जीत पाता है, अन्यथा उससे कुछ नहीं होता है। मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सब डिवीजन मीन्स डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, है ना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में भी कोई काम कर रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कराएगा। सब डिवीजन क्या है? सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। सम्मन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस, है ना। सम्मन केस जो 2 साल या 2 साल से कम की सजा वाले ऑफेंस को सम्मन केस कहते हैं, जिसमें सम्मन इशू होता है पहले नॉर्मली, और सम्मन द्वारा नहीं आया तो वारंट होता है इशू। वारंट मीन्स अरेस्ट करके लाओ, और सम्मन मीन्स खाली लव लेटर दे के और चिट्ठी दे के आ जाओ कि इतना इतना तारीख को इतना बजे आपको कोर्ट में आना है। तो वारंट केस में डायरेक्ट वारंट इशू करता है, आप नहीं आए तो डायरेक्ट वारंट इशू होगा और आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। और विक्टिम WMA बोल रहा है, सब सेक्शन 2 चल रहा है, ठीक है। सेक्शन 2 और सब क्लॉज 1 और सेक्शन 2, उसके बाद क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C ऐसे कहते हैं।
सेक्शन 2 का एक हो तो सब सेक्शन 1, फिर क्लाउज ए उसमें भी रहेगा कुछ तो सब क्लाउज हो। तो अभी चलते हैं, कहाँ तक कवर कर चुके हैं, विक्टिम चलते हैं। तो विक्टिम मीन्स क्या होता है, ए पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, वही विक्टिम कहलाता है। ए पर्सन हु इंज्योर्ड a person who has suffered any injury caused caused by reason of an act or omission for which the accused person has been charged, है ना। किसी ने लॉस सहा है, किसी ने इंजुरी सहा है, वो विक्टिम हो गया। और जो जिसके ऊपर आरोप है या जिसने वो इंजुरी कॉज किया है, जिसने वो लॉस कॉज किया है, वह एक्यूज कहलाएगा। एंड एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड हिज और हर गार्जियन और लीगल है। विक्टिम का मीनिंग वो भी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूड मतलब हिज और हर गार्जियन और लीगल हायर भी, है ना। मीन्स उसके फादर भी मान लीजिए विक्टिम है, विक्टिम बोला, विक्टिम ही केस करता है, विक्टिम ही केस कर सकता है, विक्टिम ही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। तो विक्टिम को आपने गोली मार दिया तो उसके फादर भी केस कर सकते हैं, उसके फादर भी लीगल पेल भी कर सकते हैं, उसके बच्चे हैं वो लीगल पेल भी कर सकते हैं। उसके बाद है वारंट केस। वारंट केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। तो वारंट केस क्या है, तो वारंट केस एक केस है रिलेटिंग टू एन ऑफेंस है, पनिशेबल विथ डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, और सीधा से पनिशेबल विथ डेथ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ लिखने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात बोलो कि 2 साल से ऊपर के सजा वाला केस को वारंट केस कहते हैं, 2 साल तक की सजा वाला केस को समन केस कहते हैं, 2 साल से नीचे वाला सजा के केस को भी समन केस कहते हैं। ये क्या है, पनिशेबल विद डेथ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है दोस्तों, ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, कॉमा इम्प्रिजमेंट फॉर मीन्स कॉमा तो क्या, पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years इज नोन एज वारंट केस। एग्जाम में तो इसे लिखना, लेकिन समझने के लिए क्या है, 2 साल से ऊपर के जो भी केस है वारंट केस, 2 साल या 2 साल से नीचे के जो भी केस है वो समन केस है। उसके बाद बाय वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड 1860 हैव मीनिंग रेस्पेक्टिवली साइंड टू देम in that code। ठीक है, अब सेक्शन 3 कल देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब वाई समझे कि नहीं, वाई कह रहा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज हियरिन, यहाँ यूज हुआ है बट नॉट डिफाइंड बट and not defined but defined in IPC have meaning respectively assigned to them in that code। यहाँ डिफाइन नहीं है लेकिन IPC में डिफाइंड है, तो IPC वाला जो मीनिंग है वहाँ यहाँ भी लागू होगा। तो वीडियो 38 मिनट का हो चुका है दोस्तों, और नेक्स्ट हम सेक्शन 3 से दूसरा वीडियो में शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मैं अच्छे आपको आपके बेनिफिशियल, आपके हित में जो अच्छा आपको लगे वो वीडियो बनाता रहूं, ताकि जिसको देख करके आपको कुछ ज्ञान की वृद्धि हो, आप अधिकारी बन सके, आप अच्छा एडवोकेट बन सके, आप बिहार APO क्लियर कर सके, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लियर कर सके।